इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, फोर्थ सेल में कंटेन इलेक्ट्रॉन्स अप टू, 4 ऑप्शन दिया है, 32, 18, 36 एंड 8। यानी चौथे सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, ये आप बताना है 32, 18, 36 और 8 में से। ठीक है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी ऑर्बिटल में, किसी भी सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसके लिए फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n²। इस फार्मूले की हेल्प से किसी भी सेल में मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे। 2n², जहाँ पर n क्या है, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n है यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से डिनोट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है सेल्स को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल को। जैसे अगर फर्स्ट सेल है जिसको k से लिखते हैं, दूसरा l, तीसरा m, चौथा n एंड सो ऑन। तो k के लिए n की वैल्यू होती है 1, l की वैल्यू होती है, l के लिए होता है 2, m के लिए 3, n के लिए 4 एंड सो ऑन होता चला जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है फोर्थ सेल के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 2 × 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूनी 32, यानी 32 करेक्ट आंसर होगा। 32 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट वैल्यूज फॉर क्वांटम नंबर NLM फॉर 2pz ऑर्बिटल। ऑप्शन दिया है 211, 210, 210 एंड 200। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सब देखिए इसमें क्या कर रहा है, करेक्ट वैल्यूज फॉर क्वांटम नंबर NLM, यानी तीनों क्वांटम नंबर्स की करेक्ट वैल्यू पूछ रहा है 2pz ऑर्बिटल के लिए। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर और m मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये तीनों क्वांटम नंबर की करेक्ट वैल्यू बतानी है 2pz ऑर्बिटल के लिए। देखिए ऑर्बिटल कौन सा है, 2pz। देखिए यहाँ जब भी इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखा हो तो जो ये आगे का नंबर लिखा होता है ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 मतलब सेकंड सेल, ये सेकंड सेल यानी सेल कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सेकंड सेल के लिए क्वांटम नंबर n क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से मिल गया n की वैल्यू 2 हो जाएगा, ये आगे का नंबर बता देगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। फिर आगे देखें pz, यानी ये p सब सेल है। pz का मतलब क्या हो गया, p सब सेल का एक ऑर्बिटल है। p सब सेल में हम लोग जानते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक px, py एंड pz। px, py एंड pz, ये 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py एंड pz। अब ये जो pz है तो इसका मतलब पता चल गया कि ये p सब सेल है। तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर l, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर l इज इक्वल टू 0 है इसका मतलब होता है s सब सेल, l इज इक्वल टू 1 है इसका मतलब होता है p सब सेल, l इज इक्वल टू 2 है इसका मतलब होता है d सब सेल, और l इज इक्वल टू 3 है इसका मतलब होता है f सब सेल। तो यहाँ पे pz यानी p सब सेल, तो p के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ से मिल गया l इज इक्वल टू 1। तो 2 और 1 जिसमें होगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। देखें यहाँ देखें 2 1 2 1, ये दोनों तो पहले ही रिजेक्ट हो गए, b और d। अब a या c में से कोई करेक्ट होगा। तो a में तीसरा देखें, तीसरा क्या रखा है m, तो m भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब m की वैल्यू देखें, p ऑर्बिटल्स के लिए, p सबसेल में जो तीनों ऑर्बिटल हैं उनके लिए m की वैल्यू क्या होगी। तो जो हमारा pz ऑर्बिटल होता है इसके लिए m की वैल्यू होती है 0, और दो जो बच गए px और py, px एंड py, इनके लिए होता है ±1। pz के लिए 0, px एंड py के लिए ±1। तो यहाँ पे ये pz ऑर्बिटल था इसलिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा 210 का जो पेयर होगा वो सही होगा। तो ये सी ऑप्शन सही है, 210। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, करेक्ट वैल्यूज फॉर क्वांटम नंबर n, l एंड m फॉर 4dz² ऑर्बिटल। dz² यहाँ पे लगाना है, इसके लिए सॉल्व करना है। चलिए 4 क्या इंडिकेट कर रहा है, 4dz² का मतलब हो गया n की वैल्यू यहाँ पर जो सामने है नंबर है n इज इक्वल टू हो गया 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4 हो गया। एजीमुथल पे आ जाएं l पर, तो यहाँ d से क्या पता चल रहा है,
एजीमुथल क्वांटम नंबर डी क्या बताएगा, डी के लिए कितना होता है 2, तो एल की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर आता है एम, एम के लिए फिर से वही देखना पड़ेगा कि जो डी सब सेल्स हैं इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए क्या होगा। तो डी में जो हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक डी जेड स्क्वायर है, इसके लिए एम की वैल्यू होती है 0। उसके बाद है डी एक्स वाई डी वाई जेड, इनके लिए होता है +-1। फिर होता है ये डी एक्स जेड है, और अगला है डी एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनके लिए होता है +-2। ये 5 डी ऑर्बिटल्स के लिए होता है। तो डी जेड स्क्वायर के लिए एम की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर एम हो जाएगा 0। तो सेट खोज लें जिसमें 420 हो, वही करेक्ट ऑप्शन है 420, यानी कि ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज, 4 ऑप्शन दिए हैं 2n स्क्वायर, n स्क्वायर, 2n, n+2। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एक सेल जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे। चलिए इसको सब फाइंड कैसे करेंगे। चलिए अगर हम बात करें, वैसे पहला सेल है k, दूसरा सेल है l, तीसरा सेल है m, चौथा सेल है n, ऐसे होता जाएगा। तो पहले सेल में, फर्स्ट सेल में सिर्फ एक ही सब सेल होता है, वो होता है 1s। सेकंड में 2 सब सेल होते हैं, कौन कौन से, 2s एंड 2p। थर्ड में 3 हो जाएंगे, 3s, 3p और 3d। ऐसे चौथे में जाएगा 4s, 4p, 4d एंड 4f। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। चलें तो इसके लिए क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 4 है। अब इसमें टोटल ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करें तो s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ सिर्फ एक ही s ऑर्बिटल है, तो इसमें टोटल ऑर्बिटल एक ही होगा। तो इस फर्स्ट सेल में जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, इसमें कुल सेल कितने हो जाएंगे, सिर्फ 1। कुल ऑर्बिटल्स कितने होंगे, सिर्फ 1। सेकंड में आ जाए जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसमें अगर देखें तो सब सेल हमारे 2s और 2p हैं, p में 3 ऑर्बिटल होंगे, s में 1 ऑर्बिटल होगा, 3n 1 4 ऑर्बिटल हो जाएंगे। इसमें देखें तो d का 5, p का 3 और s का 2, तो 5 3 8 2 10, इसमें टोटल हो जाएंगे 10। इसमें अगर देखें तो s का 1, p का 3 4 और d का 5 5 4 9 और f का 7 9 7 16, ये 16 ऑर्बिटल होंगे। ये चारों में हमने ऑर्बिटल निकाल लिया। अब देखें किस पे फिट बैठ रहा है। ये ऑप्शन जो हमारे पास दिया है 2n स्क्वायर, n स्क्वायर, 2n, n+2, तो चेक करके देखें किस पे बैठ रहा है। अगर n+2 करते हैं तो n की वैल्यू 1, उसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो इस पर नहीं बैठेगा। इस पे देखें एक एक चेक करते हैं। 2n स्क्वायर पे अगर चेक करें तो यहाँ रखेंगे 2n स्क्वायर, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2, जबकि पहले में 1 आ रहा है। तो ये पहला नहीं फिट बैठ रहा। दूसरे में देखें n स्क्वायर रखें, n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 यहाँ बैठ रहा है। 1 इसमें 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये भी ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 10 आ जाएगा, भी नहीं बैठेगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 ये आ जाएगा। और ये एक यहाँ गलती हुआ है, 5 3 8 और एक 9, ये डी में 9, इसमें एम में 9 आएगा। डी का 5, पी का 3 और इसका 1, 5 3 8 1 9, तो n स्क्वायर पे बैठ रहा है ये। जब n का स्क्वायर कर रहे हैं तो उतने ही ऑर्बिटल आ रहे हैं जितने की कैलकुलेशन में आया, यानी n स्क्वायर इज करेक्ट फार्मूला होगा। तो इस फार्मूले को लर्न कर लें, याद रख लें कि किसी भी ऑर्बिटल में जिसका किसी भी सेल का जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर के बराबर होता है। n स्क्वायर फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। 4 एक्सप्रेशन है, 4l-2, 4l+2, 2l+2 एंड 2n स्क्वायर। इनमें से बताना कौन सा सही होगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल, किसी भी सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी भी सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कौन सा फार्मूला इससे बैठेगा। चलिए हमारे पास सब सेल हैं तो S, P, D एंड F, ये 4 सब सेल है हमारे पास। अभी S सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, S में एक ही ऑर्बिटल होता है। P सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, PXY, PX, PY, PZ। D में ऐसे ही 5 होते हैं और F में टोटल हो जाता है 7।
तो यहाँ पूछ रहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल, किसी भी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसमें अगर देखें तो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो इसमें टोटल हो जाएगा 2, इसमें 2 3 6, इसमें 2 5 10, 2 7 14। ये टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में है। लेकिन यहाँ इस फार्मूले के फॉर्म में है, इसके फॉर्म में एल के टर्म में, एल के पदों में लिखा है। देखें किस पे बैठ रहा है। अब एल मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर। एस सबसेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है 0, पी के लिए होता है 1, डी के लिए होता है 2 और एफ के लिए होता है 3। ये पहले भी बता चुके, 0 1 2 3 ये एजिमुथल क्वांटम नंबर यानी एल है। अगर देखें इस फॉर्मूले में चेक करके देखें 4l-2 में रखते हैं अगर, तो इसके लिए जब एल की वैल्यू 0 रखेंगे तो 4 × 0 - 2 क्या आएगा, -2 आ जाएगा। तो ये तो नहीं बैठेगा। इसमें रख के देखें 4l+2 वाले में, तो 4 एल के जगह पे 0 रखेंगे तो 4 × 0 0 + 2 2 आ जाएगा। यानी पहले इसमें बैठ रहा है बी वाले में। देखें और भी बैठ रहा है कि नहीं। पी के लिए आ जाए तो यहाँ पे एल की वैल्यू 1 है, जब 1 रखेंगे यहाँ पर तो 4 1 4, इन 4 का 4 और 2 6 यहाँ बैठ जाएगा। डी के लिए चेक करें, एल की वैल्यू 2, तो जैसे ही 2 रखेंगे 4 2 8 और 2 10, फिर इसके लिए रखेंगे 3, तो 4 3 12 + 2 14, ये बैठ जाएगा। यानी 4l+2 एग्जैक्ट होगा हमारा, 4l+2। तो किसी भी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करना है तो 4l+2 रख सकते हैं, जहां l एजिमुथल क्वांटम नंबर है जो सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन accommodated in all the orbitals having n is equal to 2, l is equal to 1 r, यानी कोई भी ऑर्बिटल्स जिनके लिए n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू 1 है, तो उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 1 है, तो ऐसे ऑर्बिटल्स में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। चलें n क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो जब n इज इक्वल टू 2 हो गया मतलब सेकेंड सेल, कौन सा सेल हो जाएगा n इज इक्वल टू के लिए, सेकेंड सेल। और हमें पता है सेकेंड सेल को हम किससे लिखते हैं, l से। तो सेकेंड सेल में 2 सब सेल होंगे, एक होगा 2s, दूसरा होगा 2p। पहले वाले में एक ही सब सेल होता है 1s, तीसरे वाले में 3 हो जाते हैं 3s 3p एंड 3d, ऐसे चौथे में 4 हो जाते हैं 4s 4p 4d एंड 4f। तो इसमें हमारे सेकेंड सेल में 2 सब सेल हैं s एंड p। चलें तो n इज इक्वल टू 2 से मिल गया हमें ये। अब आते हैं l इज इक्वल टू 1, जिसका एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 होना चाहिए। एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 1 2 3 के लिए बताया था, 0 होता है s के लिए, 1 होता है p के लिए, 2 होता है d के लिए और 3 होता है f के लिए, एंड सो ऑन ऐसे होता जाएगा ये। तो यहाँ पर एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 गिवन है, 1 के लिए मतलब कौन सा सबसेल हो जाएगा, p सबसेल। तो s सबसेल को छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ p सबसेल पर ही हम लेंगे, क्योंकि l की वैल्यू 1 इसी के लिए होगी सिर्फ। तो सिर्फ हमारे पास सबसेल हो गया 2p, और p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, px py एंड pz। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, तो 2 2 4 2 6, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 6। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए और क्वेश्चंस पे हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, कॉपी पेन लें और क्वेश्चन भी लिखते रहें साथ में। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ गिवन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यूज फॉर ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। इन अ गिवन atom no 2 electrons can have same values of all 4 quantum numbers।
दिस इज कॉल्ड, चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन है इन अ गिवन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यूज फॉर ऑल क्वांटम नंबर्स। चार क्वांटम नंबर्स हैं, चारों की वैल्यूज किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए, एक एटम के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में चार आपको दिया जाएगा, हुंस रूल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल एंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आपने पढ़ा है ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, जो ये कहता है कि किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। जो चार क्वांटम नंबर हैं एन, पी, एन, एल, एम एंड एस, इन चारों में कोई भी चार सेम नहीं होगा। कोई तीन सेम होगा तो चौथा अपने आप डिफरेंट हो जाएगा। चारों क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए, एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं होंगे। यह है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे टिक कर देंगे, करेक्ट ऑप्शन वो होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम विल बी। द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल ऑफ एटम विल बी। फोर ऑप्शन आपको दिया गया है, 3d, 4s, 4p, 4d, 5s। नेक्स्ट है 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5s, 4p, 3d, 4d। नेक्स्ट है 3d, 4p, 4s, 4d, 5s। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछ रहा है किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए जो सही सीक्वेंस है वो कौन सा है। सही जो ऑर्डर होगा इलेक्ट्रॉन को फिल करने का किसी भी एटम में, वो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। चलें, अबाउ प्रिंसिपल का यहाँ पे यूज़ हुआ है। अबाउ प्रिंसिपल के लिए हम लोग जानते हैं, ऐसे करेंगे, फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल, सेकेंड सेल में दो सब सेल होगा, 2s एंड 2p, थर्ड सेल में तीन सब सेल हो जाएंगे, 3s, 3p और 3d। ऐसे फोर्थ सेल में 4 हो जाएंगे, 4s, 4p, 4d, 4f। ऐसे फिफ्थ में हो जाएगा 5s, 5p, 5d, 5f एंड 5g। हालांकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर 6s, 6p ऐसे होता चला जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन करा लें ऐसे। अब सीक्वेंस कैसे भरेंगे, 1s से 2s में, फिर 2p से 3s में, फिर 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। देखिए कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। कहाँ से शुरू हुआ है इसमें, 3d से देख ले। चले यहाँ से देखें, अगर 4s के बाद आना चाहिए 3p, 4s, 3d, कहीं दिख रहा है 4s, 3d, 4s के बाद 3d किस में है, 4s, 3d यहाँ पे है, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d। ये ऑप्शन सही है। देखें 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 5s के बाद 4d, 4p, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अबाउ प्रिंसिपल जिसको लर्न है वो आसानी से कर सकता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, एटॉमिक नंबर कॉपर का होता है 29, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, कॉपर के अकॉर्डिंग 29। चलिए अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो फिर से अगर भूल जाए तो यहाँ से ड्रा कर लें, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p एंड सो ऑन, ऐसे करते चले जाएं। यहाँ से भर लें। चलें 1s में ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1s 2, उसके बाद 2s का नंबर आएगा, 2s में 2, फिर 2p का आएगा, p में 6 होते हैं, 3s में 2 हो जाएंगे, 3p में 6 हो जाएंगे, फिर उसके बाद 4s में 2 हो जाएगा, 3d में से भरते जाएं, काउंट करते जाएं, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और इसमें आ जाएगा 9, 20 9 29। यहाँ पे अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यही आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, गलत है। सही क्या है, देखें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होगा
कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई ऑर्बिटल फुल फील्ड है या हाफ फील्ड है तो वो ज़्यादा हाईली स्टेबल होता है, अदर केस में वो लेस स्टेबल हो जाता है। फुल फील्ड का मतलब क्या है कि जैसे डी में टोटल होते हैं 5 ऑर्बिटल यानी 10 इलेक्ट्रॉन, तो अगर उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है या 5 इलेक्ट्रॉन है डी में तो वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 3 दूनी 6 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो। एस में या तो 2 हो या तो 1 है, ये दोनों ही केस में स्टेबल रहेगा, फुल फील्ड हाफ फील्ड हो जाएगा। एफ में अगर देखें तो 14 इलेक्ट्रॉन होगा फुल फील्ड, 7 इलेक्ट्रॉन होगा हाफ फील्ड। ये अगर दोनों सिचुएशन है तो ज़्यादा स्टेबल होंगी। यहाँ पे एस फुल फील्ड है लेकिन डी ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है, यानी इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स होंगे वो स्टेबल नहीं है। अब क्या होगा, अगर 4s को हम हाफ फील्ड कर दें और 3d में एक इलेक्ट्रॉन और शिफ्ट करा के 10 कर दें तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये भी फुल फील्ड और ये हाफ फील्ड। तो यही कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉपर का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। 3d10 पहले भी लिख सकते हैं, 4s1 को बाद में भी लिख सकते हैं, 3d10 4s1। ये एक्सेप्शन ऑफ अबव प्रिंसिपल कहलाता है, तो आपने पढ़ा होगा इसको। तो आपका जो भी ऑप्शन होगा ये वाला जहाँ ऑप्शन दिखेगा उस पर टिक कर देंगे जिस भी नंबर पे वो। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम इज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम इज, इस बार किसका दिया इसी पे करेक्ट कर देते हैं, कैल्शियम एटम का हो जाएगा, कैल्शियम। चलिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कैल्शियम का होता है 20। तो 20 का कॉन्फ़िगरेशन करें अबव प्रिंसिपल के अनुसार तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d में कितना आ जाएगा, गिनते जाएं 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 यहीं पे खत्म हो गया 4s2 पे। अब यहाँ से अगर देखें इसमें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये 18 किसका 18 हो जाएगा टोटल ये, और इसका आउटर मोस्ट सेल जो आखिरी सेल है ऑर्बिटल है सेल है वो भरा हुआ है 3p6 3s2। ये 18 किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, आर्गन का, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर्गन Ar और इधर हो जाएगा 4s2। तो इस तरह का कहीं ऑप्शन दिख जाए, ये ऑप्शन होता तो भी सही होता, इसके जगह पे शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखा हो Ar4s2 तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बता दें क्या दिया आपका, Ne4p2 ये दिया था, आर्गन 4s2 ये ऑप्शन है, उसके बाद Ne4s2 और एक ऑप्शन है क्रिप्टॉन 4p2। ये 4 ऑप्शन दिए थे, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये बी वाला Ar4s2 आर्गन 4s2 ये आपका सही ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। हाँ अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस, कह रहा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिटरमाइन करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिटरमाइन करता है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन दिया शेप ऑफ ऑर्बिटल, फर्स्ट ऑप्शन है शेप ऑफ ऑर्बिटल, सेकंड ऑप्शन है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल, एनर्जी लिख देते हैं, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल, और स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 4 ऑप्शन ABCD आपका दिया हुआ है, कौन सा सही है ये बताना है। चलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एज़िमुथल और मैग्नेटिक दोनों अगर देखें तो दोनों सब सेल से ही संबंधित हैं, मैग्नेटिक और एज़िमुथल। एज़िमुथल यानी क्वांटम नंबर यानी L, मैग्नेटिक मतलब M। एज़िमुथल बताता है यानी L = 0 1 2 3 ये वैल्यूज आती हैं इसकी, 0 के लिए मतलब S, 1 के लिए होता है P, 2 के लिए होता है D, 3 के लिए होता है एंड सो ऑन। तो ये ऑर्बिटल्स को बताता है। और M क्या बताता है कि M बताता है कि इस ऑर्बिटल के इस L ये सबसेल को बताता है, SPDF सबसेल, इन सबसेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं उनको M रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कह सकते हैं ओरिएंटेशन बताता है। वो क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है।
कौन सा ऑर्बिटल है उसका ओरिएंटेशन बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। शेप ऑफ ऑर्बिटल अगर पूछा जाए तो वो कौन सा बताता है, वो बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजेनरेट व्हेन। क्वेश्चन है द ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजेनरेट व्हेन। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें सही ऑप्शन आपको पहचानना है। तो ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट कब कहते हैं, यानी डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कब कहलाते हैं। देखो ऑर्बिटल्स की जब एनर्जी सेम होती है, जैसे हम लोग को पता है पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स हमारे होते हैं, एफ में जो 5 होते पी डी में जो 5 होते हैं और एफ में जो 7 होते हैं। इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी जब सेम होती है, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो, सेम रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो जब डी ऑर्बिटल जितने भी हमारे 5 डी ऑर्बिटल हैं, इनकी अगर एनर्जी इक्वल हो, सेम हो पांचों की, तो ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। तो द ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजेनरेट व्हेन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स आर सेम। व्हेन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स आर सेम, जब ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो, सेम हो। तो जहाँ भी सेम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल मिले उसको आप टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हु मॉडिफाइड बोहर्स थ्योरी by introducing elliptical orbit for electron path। Who modified Bohr's theory by introducing elliptical path for electron path। कह रहा बोहर्स की जो थ्योरी है उसको किसने मॉडिफाई किया, किसने संशोधित किया, और क्या इंट्रोड्यूस करके, इलिप्टिकल पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करके। देखिए बोहर्स ने कौन सी थ्योरी दी, बोहर्स के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं, वह सर्कुलर ऑर्बिट में लगाते हैं। ये बोहर्स थ्योरी था। और बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग एक पॉइंट और है कि जो किसी भी एनर्जी लेवल में, यानी ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, जिसको लिखते हैं mvr से, ये क्या होता है, nh/2π होता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो किसी भी सब सेल में मेन एनर्जी लेवल में जब रिवॉल्व करता है, घूमता है, तो उसके एंगुलर मोमेंटम नंबर होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr = nh/2π, जहाँ n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी नंबर ऑफ सेल। कौन से सेल में, फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में, थर्ड सेल में, यानी मेन एनर्जी लेवल। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे पाई लिख दिया, NH है ये, nh/2π, nh/2π। एच यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट कहलाता है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसको संशोधित किया था सोमरफील्ड ने। किसने संशोधित किया था, सोमरफील्ड ने। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में ना होकर के इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, वह nh/2π ना होकर के 2 पार्ट का सम होता है। उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, उनका सम होता है। एक होता है nrh/2π और दूसरा होता है kh/2π, जहाँ h वही प्लांक कांस्टेंट ही है और nr यहाँ पर है रेडियल क्वांटम नंबर, त्रिज्य क्वांटम संख्या, रेडियल क्वांटम नंबर, और k यहाँ पर है एजीमुथल क्वांटम नंबर। यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर को k से रिप्रेजेंट किया गया। हालांकि सोमरफील्ड मॉडल सिलेबस में नहीं है, तो इस पर कोई ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखना है किसने संशोधित किया था, तो सोमरफील्ड ने इसको संशोधित किया था, बोहर्स थ्योरी को।
चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज फॉल्स। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0 एंड नोड इज इक्वल टू 1। सेकंड है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0 एंड नोड इज इक्वल टू 2। थर्ड है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 एंड नोड इज इक्वल टू 0 एंड फोर्थ ऑप्शन है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 एंड नोड इज इक्वल टू 1। ये चार ऑप्शन दिए गए। कह रहा इनमें से कौन सा फॉल्स है रिगार्डिंग रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो उस पर कुछ ध्यान नहीं देना है, कौन सा में फॉल्स है ये पहचानना है। इसमें से इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा जो फॉल्स है, जो गलत है, ए बी सी डी। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया, जो अब पता है, कई बार इस पे लगा चुके क्वेश्चन। यहाँ पे एक नया टर्म दिख रहा है नोड। नोड के लिए डिटेल में नहीं जा रहे, बस एक ट्रिक से काम कर सकते हैं हम। नोड कैसे बताएंगे कि इतने नोड हैं, इसको ऐसे याद रखें, दो लगातार ऑर्बिटल लेना है, दो लगातार ऑर्बिटल लेना, सेम ऑर्बिटल, जैसे यस है तो यस ही लेना है, जैसे 1s 2s इस तरह का, लेकिन 2s होता नहीं है, पी में आ जाए तो 2p में लेना है, 2p होगा, 3p होगा, ऐसे डी में लेंगे तो 3d होगा, 4d होगा, 5d होगा, इस तरह से। कैसे थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। चलिए पहला सेल जो हमारा k है, इसमें क्या होगा, 1s होता सिर्फ, l में दूसरे में 2 हो जाते हैं, 2s हो जाता है और 2p हो जाता है। m में आ जाए तीसरे में तो 3s 3p 3d, उसके बाद k l m n में आ जाएँ तो 3s 3p 3d एंड इसके बाद आ जाएगा 3f। ऐसे अगले में आ जाएँ तो 4s 4p 4d 4f 4g ऐसे 1 आता जाएगा। फिर अगले में चले जाएँ तो 5s 5p 5d 5f 5g, ऐसे 6s 6p 6d 6f 6g ऐसे होता जाएगा। तो यहाँ पे देखें जो s का शुरुआत हो जा रहा है, स्टार्टिंग 1 से हो जा रहा है, 1s 2s 3s 3p, ऐसे p का 2p से शुरू होगा, d का 3d से और 3f f का 3 से। यानी इसके ऊपर देखें तो एक मिनट, ये 4 होगा सब, 4s 4p 4d 4f। तो f का शुरुआत हो रहा है 4 से, यानी 3f 2f 1f ऐसा नहीं होता है, 2d भी नहीं होता है और 1p नहीं होता है। तो अगर हम यस के लिए देखेंगे तो यस की शुरुआत 1 से होगी। देखिए हर दो क्रमशः के बीच में, हर दो को लगातार लें, उनके बीच में एक नोड होता है। नोड मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो 1s 2s के बीच एक नोड होगा, 2s 3s के बीच एक नोड होगा, 3s 4s के बीच एक नोड होगा, 4s 5s के बीच एक नोड होगा, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, 4s 5s के बीच एक नोड होगा, ऐसे 5s 6s के बीच एक नोड होगा। ऐसे p के लिए होगा 2p 3p के बीच में एक, 3p 4p के बीच में, 4p 5p 6p के बीच में एक में, 3d 4d के बीच में, 4d 5d के बीच में, 5d 6d के बीच में, ऐसे 4f 5f और 5f और 6f के बीच में एक नोड होगा। तो इस दो लगातार के बीच में एक नोड होगा, इस तरह से नोड काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, अब आते हैं इस ऑप्शन पर कौन सा सही होगा हमारा। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो k के लिए 1 l के लिए 2, ये हमारा 2 वाला हो जाएगा। यानी सेकेंड सेल में चले जाएंगे तो उसमें 2 ऑर्बिटल हो जाएंगे, 2s और 2p। इसके लिए l बता रहा है, l इज इक्वल टू 0, तो l इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, l इज इक्वल टू 0 1 2 3, तो 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d, 3 मतलब f। तो यहाँ पे 0 है, l इज इक्वल टू 0, तो 0 किसके लिए जाएगा हमारा, s के लिए। 0 किसके लिए जाएगा, s के लिए। इसका मतलब 2s की बात कर रहा है, इसका मतलब किसके लिए बात कर रहा है, 2s के लिए। नोड कह रहा है एक होना चाहिए, तो होगा भी, क्योंकि 2s है तो 2s से पहले 1s रहा होगा, तो 2s 1s के बीच में एक नोड पाया जाएगा, नोड एक। ये तो ऑप्शन सही है, ये स्टेटमेंट जो ट्रू है ये। सेकंड पे आ जाएं, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 मतलब कहाँ जाएंगे, तीसरे में, m वाले में, तीसरे मतलब इसमें 3s 3p 3d सब आ जाएंगे। l इज इक्वल टू 0 किसके लिए होगा, l इज इक्वल टू 0 s के लिए। इसका मतलब 3s की बात कर रहा है। अब 3s की बात कर रहा है तो 3s से पहले 2s 1s रहा होगा, 3s 2s के बीच में एक नोड, 1s 2s के बीच में एक नोड, तो एक और एक 2 नोड होगा, तो नोड 2, ये भी सही है।
थर्ड पे आ जाएं, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3 मतलब फिर से 3 सेल हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे l इज इक्वल टू 1 मतलब l इज इक्वल टू 1 यानी कि p, तो 3p पे आ जाएगा। अब 3p के लिए नोड देखेंगे तो 3p है तो 2p रहा होगा, 1p तो होता नहीं है, तो 2p और 3p के बीच में एक नोड आएगा, यहाँ पे दिख रहा नोड 0, इसका मतलब ये हमारा रॉन्ग है, ये फॉल्स है। अगले पे आ जाएं, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 और मोड इज इक्वल टू 1। एक मिनट, क्वेश्चन में यहाँ 2 है, ये n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे तो सेकंड में आ जाएंगे, और l इज इक्वल टू 1 मतलब p में आ जाएंगे। इसके लिए नोड देखेंगे तो 2p है तो 1p होगा नहीं, क्योंकि सेकंड के लिए दे रहा है, तो 1p 2p 1p है ही नहीं, तो 1p 2p के बीच कोई नोड होने का सवाल नहीं है, इसका मतलब नोड 0, इस हिसाब से ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चौथा चेक करते हैं, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 पहुँच जाएंगे इसमें तीसरे सेल में, इसमें l इज इक्वल टू 2 लेंगे, l इज इक्वल टू किसके लिए होता है, d के लिए, तो आप यहाँ आ जाएंगे 3d के लिए। अब 3d से पहले 2d 1d नामक कोई चीज़ नहीं है, इसका मतलब 3d से पहले कोई भी d ऑर्बिटल नहीं है, तो नोड हो जाएगा 0, और यहाँ पे लिखा है नोड 1, इसका मतलब यही हमारा गलत है। तो पूछ रहा था कि चारों में से कौन सा फॉल्स है, फॉल्स वाले को सही बताना है, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी ही फॉल्स है, बाकी ए बी सी करेक्ट है। तो इस तरह से आप चेक करेंगे नोड वाले क्वेश्चन में कौन फॉल्स है कौन ट्रू है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज, दिया है 1s2 2s2, लिखा है 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1 इज अकॉर्डिंग टू, चार ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, ये किसके अकॉर्डिंग है, चार ऑप्शन में कोई भी चार ऑप्शन दिया हो उसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से अगर हम करते हैं तो ये देखने में लग रहा है आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है 1s2 2s2 भरते हैं, लेकिन उसमें भी देखें पी में जब आ रहे हैं तो आप बाउ सबसेल बताता है कि सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ सबसेल को भी तोड़ करके ऑर्बिटल्स में दिखाया गया, पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल, जो हमारा पी सबसेल है जिसमें 3 ऑर्बिटल है उनमें भी बता दिया एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। जैसे 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये 2px हो गया, 2py हो गया, 2pz हो गया, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन बिना पेयरिंग किए कौन बताता है, ये हुंड्स रूल से होता है। हुंड्स रूल क्या कहता है कि एक सबसेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर तभी होगा जब उस सबसेल के सभी ऑर्बिटल्स एक एक इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो जाएं। ये 3 हो गया, अब चौथा इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ पे आके पेयर हो जाता, इसको हम ऐसे नहीं भर सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन अभी सिंगल में है, फिर इसके बाद अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होता तो पेयर कर देते। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, ये हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग है। अगर सिर्फ इतना लिखा होता 1s2 2s2 2p3 तो ये होता बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अभी ये किसके अकॉर्डिंग है, हुंड्स के अकॉर्डिंग है। तो टिक कर देंगे हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, चार ऑप्शन आपको दिया गया है, एक ये है, ये भी हुंड्स रूल पर ही क्वेश्चन है, सेकंड ये है, और सी में ऐसे दिया है, और डी बोला नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई सही नहीं है, सब गलत है। इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना चारों में कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन ये होगा, क्योंकि हुंड्स रूल क्या कहता है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, डबल तभी करेंगे, पेयरिंग तभी करेंगे जब उसके उस सबसेल के सभी ऑर्बिटल्स एक एक इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो गए हों। यहाँ पे देखें अभी ये ऑर्बिटल खाली है और इन दोनों को पेयर कर दिया है, इसलिए रॉन्ग है। यहाँ भी देखें अभी ये दोनों खाली हैं, इसको पेयर कर दिया, ये भी रॉन्ग है। और यहाँ पे देखें एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरा है, कहीं पेयरिंग नहीं हुई है,
एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसमें भर दिया, इसलिए सही है। देखें कंफ्यूज ना होंगे, अगर ऐसा भी हो सकता है सोचें कि ये सही है या गलत है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तीनों की एनर्जी सेम है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हम भर सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, कहीं भी रखा जा सकता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी ऑप्शन सही, ये भी सही है। थर्ड वाले में होता तो भी सही होता, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। कह रहा फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, एक इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर का सेट दिया गया, कह रहा किसके लिए एनर्जी हाईएस्ट होगी। क्वेश्चन लिख देते हैं, फॉर विच वन of the following set of all 4 quantum numbers of an electron will have highest energy, will have the highest energy, will have the highest energy। किसके पास हाईएस्ट एनर्जी होगी, किस इलेक्ट्रॉन के पास, जिसके लिए चारों क्वांटम नंबर का सेट गिवन है। अब वो सेट क्या क्या है, पहला दिया है 3, 2, 1 एंड हाफ, ये ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन पे आ जाए तो बी ऑप्शन गिवन है 4, 2, -1 हाफ, 4, 2, -1 और हाफ। सी ऑप्शन है 4, 1, 0 एंड माइनस हाफ। चौथा ऑप्शन है 5, 0, 0 एंड माइनस हाफ। ये 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन चूज करना है, ABCD। किसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। देखिए एनर्जी मैक्सिमम के लिए कौन सा रूल पढ़ेंगे हम लोग। देखिए एक रूल होता है 4n + L, 4n + L, n + L रूल बोलते हैं, n + L रूल। इससे बताएंगे n + L रूल से। n + L रूल क्या है कि अगर 2 ऑर्बिटल हमारे पास हों, 2 ऑर्बिटल हमारे पास हों, उनमें जिसकी वैल्यू n + L की वैल्यू, n और L की वैल्यू निकालेंगे दोनों ऑर्बिटल के लिए, जिसका ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी हाई होगी। यानी n + L वैल्यू अगर हायर है तो एनर्जी क्या होगी, हायर होगी। और अगर n + L की वैल्यू सेम हो जाए, इस केस में जिसका n ज़्यादा होगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होगी। ये कब लगाएंगे, जब n + L की वैल्यू सेम हो। तो देखें चेक करें, इस वाले केस में आ जाएं तो n की वैल्यू क्या है 3, L की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 और 2 हो जाएगा 5, इसके लिए n + L की वैल्यू हो जाएगी 5। इसका देखें 4 और 2 हो जाएगा 6, इसके लिए 4 and 1 5, इसके लिए 5, 0, 5। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, जिसका n + L वैल्यू ज़्यादा हो, यानी ये बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बी से कम किसका होगा ये देखना। अगर तो इन तीनों में n + L वैल्यू सेम है, तो जब n + L की वैल्यू सेम हो जाती है तो हम क्या देखते हैं, n किसका ज़्यादा है। तो इन तीनों में n देखेंगे तो 5 ज़्यादा है, तो इस b के बाद जो एनर्जी आएगी वो d वाले की होगी। b से कम जो एनर्जी होगी वो d की होगी, उसके बाद एनर्जी होगी c की, और सबसे कम n वैल्यू इसका है तो सबसे कम होगा a का। तो हाईएस्ट एनर्जी वाला चूज करना था, तो b इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। इसी यूनिट के क्वेश्चन करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।